Good evening all, welcome to Learners Academy. क्या कहा आपने? बाहर √3, रूट के अंदर ओनली 3 है. ओके, सो द टॉपिक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बच्चों इज एक्सरसाइज नंबर 13.3. बट इससे भ्रमित नहीं होना है, आपकी नई बुक में ये एक्सरसाइज आपको 11.1 सीक्वेंस पे मिलेगी. 13 से 11 इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं, और 0.3 से 0.1 इसलिए हुआ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इससे पहले की 2 एक्सरसाइज कट चुकी. ठीक है, ऑल्दो हमने फॉर्मूले सारे रिवाइज किए थे और आपको याद रखने अंत तक, क्योंकि 10th क्लास में तो सब कुछ ही आएगा. ऐसा नहीं कि इस साल जो है हमारा जैसे सिलेंडर और क्यूब और क्यूबॉइड ये 3 चीजें कट गई, तो इस बार मतलब 10th में भी कट गई. 10th में नहीं कटी है, 10th में तो वो सारी चीजें आएंगी. ठीक है, और कई बार क्या होता है, जैसे एक्सरसाइज तो चल रही है कौन की, किसकी एक्सरसाइज है ये? कौन की. इसके अंदर, कौन के अंदर क्यूबॉइड या किसी और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन या फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है. ऐसा नहीं है कि कौन की एक्सरसाइज चल रही है तो कौन के क्वेश्चन आएंगे. और दूसरी बात, अभी तो हम क्लास में बैठे हैं तो हमको पता है ये कौन की एक्सरसाइज है. एग्जाम में थोड़ा ना लिखा हुआ आएगा कि ये कौन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सिलेंडर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. तो एग्जाम में बैठने के बाद तो हमको सब कुछ याद होना चाहिए. समझ गए? ठीक है, तो अभी तो अपन कंफर्ट जोन में, हमको पता है कौन के फॉर्मूले ही लगेंगे. ठीक है, लेकिन हमको ओवरऑल देखा जाए तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अरसों तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे. ठीक है ना. बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक डायलॉग सुना है आपने, कभी ना कभी तो ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा. और वो पहाड़ है हमारा 10th बोर्ड, और हम सब हैं उसके ऊंट जो कभी ना कभी उसके नीचे आके फंसेंगे. सो हम वहां पे ना फंसे, इसलिए बेटर है अभी से हम उसकी तैयारी रखें और सारे फॉर्मूला हमको हमेशा हमको याद रहे. क्वेश्चन के बीच में जिस बच्चे से या बच्ची से मैं फॉर्मूला पूछूंगा वही आंसर देगा. बीच में बोला तो पनिशमेंट मिलेगी, समझे? और जिससे पूछा उसने नहीं बोला तो उसको भी मिलेगी. समझे क्या? इज दिस क्लियर टू यू? और इस तरीके से हमारा रिवीजन भी होगा फॉर्मूला का, प्लस कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे. क्योंकि केवल फॉर्मूला रिवीजन करने लगे तो हमको शायद 1-2 साल तो फॉर्मूला ही याद करने में लग जाए, जैसे आपकी स्पीड लग रही है याद करने. ओके, चले. तो होपफुली कल से कुछ बेटरमेंट होगा या नहीं है, या कल वाली पोजीशन ही है? कुछ तो बेटरमेंट होगा कल से. चलो, सो एक्सरसाइज 11.1 जो कि इस बुक में 13.3 जैसा दिख रहा है, ये एक बार आप इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें कि आपको इसमें जहां जहां पाए है उसकी वैल्यू 22/7 लेनी है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. इसका मतलब जब तक कुछ ना दिया गया हो तब तक ये लेना है, और आगे होके कुछ दे दिया तो फिर वो लेना है. मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया कि टेक पाई इक्वल टू 3.14, तो फिर उस क्वेश्चन में तो 3.14 ही लेना है, और जिसमें कुछ ना दे उसमें क्या लेना है? 22/7. ठीक है ना. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, diameter of the base of a cone is 10.5 सेंटीमीटर. एक कॉनिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसका बेस होता है, कितने बेस होते हैं कौन में? एक ही होता है. किस शेप का होता है वो बेस? सर्कुलर बेस होता है. सारा सब कुछ हमारे माइंड में, कौन सुनते हैं हमारे माइंड में उसका फिगर बन जाना चाहिए, हमारे माइंड में बन जाना चाहिए. ठीक है, तो अगर वो सर्किल है तो आपको पता है ना सर्किल का रेडियस डायमीटर होता है. सर्किल का डायमीटर होगा, और डायमीटर क्या गिवन होगा? 10.5. अब सुनना, सर्कुलर सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको डायरेक्ट जरूरत होती है रेडियस की. किसकी जरूरत होती है? पर वो बहुत चीटिंग करता है हमसे. वो क्या करता है? डायमीटर देता है. क्या देता है? उसका कुछ नहीं जाता, बस वो हमसे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखवाना चाहता है. पहले डायमीटर लिखो और फिर डायमीटर से रेडियस निकालो उसका आधा करके. अब वो डायरेक्ट ही दे दे, पर नहीं करेगा, वो एक स्टेप हमसे एक्स्ट्रा लिखवाएगा. ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना. वो जैसे ही डायमीटर दे रहा है आपको मन में मानना है कि रेडियस मिल गया, आधा ही तो करना है, एक लाइन ही तो लिखनी है एक्स्ट्रा. तो एक तरीके से रेडियस गिवन है, एक तरीके से मान लो इनडायरेक्टली क्या गिवन है? रेडियस, पर आधा कर देना, उसी को रेडियस मत लिख देना. दूसरी चीज क्या गिवन है? स्लैंट हाइट. क्या गिवन है? दैट मींस एल गिवन है, और यहां से रेडियस आ जाएगा तो आर गिवन है.
आर और एल गिवन है, ऐसे मान लो, या तो गिवन है या निकाल लेंगे। डन। पूछा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। धीरज स्टैंड अप, टेल मी कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन की एक्सरसाइज चल, क्या होता है? पाई आर एल। क्लियर? अब सुनो, जैसी जो चीज उसने पूछी है उसका फॉर्मूला हम रिकॉल कर ले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिकॉल कर लिया। क्या फॉर्मूला लगने वाला है? पाई आर एल, ये लगने वाला है। उस फॉर्मूला की सामग्री रेडी है क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो पाई आर एल में पाई की वैल्यू तो हम वैसे ही पुटअप करेंगे। आर और एल रेडी है क्या? बिल्कुल रेडी है। आर यहां से मिलेगा, एल यहां से मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि फॉर्मूले में जो लगना है वो सामग्री हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो पहले सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द दिस इज पाई आर एल इक्वल टू, सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर अरे एल तो है ही नहीं, एल तो है ही नहीं, फिर क्या करते हैं? काट, पहले एल निकालते हैं, फिर एल निकालते हैं, उसके बाद फिर पाई आर एल लगाते हैं। कर तो देते हैं, करने में तो कर देते हैं, बट क्या हुआ? एक तो टाइम वेस्ट, दूसरा काटा पीटी हो गई। तो उस फॉर्मूले में जो सामग्री है वो अवेलेबल है या नहीं है, इसका एनालिसिस आपको क्वेश्चन पढ़ते खुद को अपने आप से कर लेना है। अगर है तो फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो पहले वो सामग्री निकालनी है, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाना है। इज दिस क्लियर टू यू? सारे क्वेश्चंस में यही प्रोसेस चलेगा, ओके ना? तो यहाँ तो डायरेक्ट सामग्री गिवन है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल उसने किया नहीं, डिफिकल्ट दिया नहीं, इजी दे दिया। चलो, सो स्टार्ट राइटिंग द स्टेप्स। स्टेप्स के साथ पूरे क्वेश्चंस को हम करेंगे। हियर इट इज गिवन दैट, बैठ जाओ बेटा। Here it is given that, क्या गिवन है बोलो? डायमीटर और स्लैंट हाइट। अब सुनो, डायमीटर और स्लैंट हाइट में से डायरेक्ट हमको स्लैंट डायमीटर से तो हमको और कुछ निकालना है, क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। लेकिन स्लैंट हाइट से हमको और कुछ थोड़ा निकालना है। तो जो सीधी सीधी चीज गिवन है उसको पहले लिखो। तो सीधी सीधी चीज क्या गिवन है? स्लैंट हाइट। तो मैं पहले लिख देता हूं, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन। हाँ, चलने में तो तू एल लिख दे तो भी चल जाएगा। तूने तो बहुत ही बड़ी गहरी बात कह दी। स्लैंट हाइट क्या है? एल। उसको दैट इज लेटर एल से डिनोट कराएंगे हम 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड साथ में दूसरी चीज गिवन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ओके। अब सुनो दूसरी चीज, देखो क्वेश्चन विश्चन कोई भी करवा देगा। क्वेश्चन विश्चन आपके हो सकता है स्कूल में भी करवा दिए हो, और एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल है नहीं, फॉर्मूला याद है तो। बट द मेन थिंग इज दैट कि जब क्वेश्चन घूम के आता है तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज चेक होती है। सबसे मेन चीज है, प्रेजेंटेशन करना आता है नहीं आता है आपको। सुनो ध्यान से, कोण के अंदर अगर मैंने कहा डायमीटर, तो डायमीटर तो बेस का ही होगा ना। मैं अगर डायरेक्ट भी कह दूं कि डायमीटर ऑफ द कोन तो भी चलेगा, और मैं कह दूं डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन तो भी चलेगा, क्योंकि वो डायमीटर कोण का कैसे होगा? उसके बेस का ही तो होगा, क्योंकि डायमीटर एक सर्कुलर चीज का होता है, तो कोण में सर्कुलर चीज तो उसका बेस ही है ना, तो डायमीटर बेस का ही होगा। अब करें क्या? अगर उसने लिखा है तो आप भी लिखो, उसने नहीं लिखा है तो आप भी मत लिखो। ये लॉजिक हमको फॉलो करना है, उसकी भाषा से नहीं भटकना है। जो भाषा उसने यूज करी क्वेश्चन में वही भाषा अपने को प्रेजेंट करना। समझ गए? अगले क्वेश्चन में वो डायरेक्ट कहेगा डायमीटर ऑफ द कोन, तो ऐसे नहीं सर तो क्वेश्चन ही गलत है। अंडरस्टूड है? वहां पे फिर आपको भी ऐसे ही लिखना है, डायमीटर ऑफ द कोन, ओके क्लियर? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो डायमीटर को हम कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं पता है आपको? डी। कितना गिवन है बोलो? 10.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही डायमीटर मिला, अगली फुर्सत में रेडियस निकालो, अगली फुर्सत में। सो रेडियस ऑफ द, मतलब ये दोनों स्टेप तो साथ में ही चलेंगे हमेशा, डायमीटर से रेडियस निकालने वाला स्टेप हर क्वेश्चन में साथ में चलेगा। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, दैट इज, उसको हम क्या मार्क करेंगे? आर। रेडियस को आर मार्क करेंगे। डायमीटर का आधा होता है वो, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं करना है। सुनो, अगर ये मेरा फाइनल आंसर है, क्वेश्चन का फाइनल आंसर ही ये है, तो 2 से डिवाइड करके आंसर निकालो। बट ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर थोड़ी ना है, इसको फर्दर प्रोसेस करना है ना आगे कहीं ना कहीं। तो सपोज करो इसको जब मैं प्रोसेस करूं, सुनना ध्यान से, तो 2 से 2 कट जाए, हो सकता है प्रोसेस करते टाइम 2 से 2 कट जाए, तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना डिवाइड करने की। पहले निकाल देगा। सपोज कर तूने इसको ऐसे किया 2 से 5.25, तो एक बार तूने यहां मेहनत लगाई,
और आगे चल के पता चला कि वो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसको 5.25 को बड़े नंबर से और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, डिवाइड करने में मेहनत फिर मल्टीप्लाई करने में मेहनत, और पता चले आगे पता चले कि 10.5/2 तो साफ 2 से मल्टीप्लाई होना था, 2 से 2 कट के डायरेक्ट आंसर आएगा, ना तो डिवाइड करना पड़ा ना मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो ये डिवाइड करने का काम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का काम, रैशनलाइज करने का काम, जितने भी काम होते हैं ये हमेशा फाइनल आंसर में किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? बीच में कोई वैल्यू है उसको नहीं छेड़ा जाता, डिवाइडेड बाय 2 की फॉर्म है तो डिवाइडेड बाय 2। हाँ, मान लो 4 डिवाइडेड बाय 2 है तो इतना सा तो कर देना 2, उसको 4 डिवाइडेड बाय 2 मत छोड़ना, जो साफ साफ 2 से कट रहा है उसको काट दो, जो थोड़ा डेसिमल में उसको एज इट इज रहने दो। समझ आया? यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? सो सामग्री रेडी है, लगाओ फॉर्मूला। हथौड़ा गरम है, नहीं लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो। ठीक है, लोहा गरम है, मारो हथौड़ा, मतलब मौका है, दस्तूर है, लगाओ चौका। मतलब सामग्री रेडी है, नहीं समझे अभी भी? सामग्री रेडी है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, केवल गैस चलाना। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नहीं सीए से कोई नहीं लिखेगा सर, बुक में ही नहीं लिखा हुआ, कहीं कहाँ लिखा हुआ है? बुक में दिखा, इधर नहीं लिखा है कोई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पूरा पूरा मैं लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं, ऐसा तो नहीं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं और आपको लॉन्ग कट कह रहा हूं। फालतू कोई चीज नहीं होती, याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं होती। तो फिर स्कूल वाले सर के पास पढ़ता है, इधर क्यों आया? सर स्कूल वाले चल बता, तू जेन्युइनली बता, तू क्यों आया फिर? तेरे को पता है कि ये जो चल रहा है इससे आगे की कहानी संभव नहीं है, तेरे को पता है ना, तो तू आया है ताकि आगे की कहानी थोड़ी अच्छी हो जाए 10th बोर्ड में, तो उसके हिसाब से पूरा लिख ले। ओके, पाई आर एल। अब पाई की स्पेसिफिक वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो नहीं गिवन है तो फिर हमको क्या लेनी है? 22/7। रेडियस क्या है? 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और एल क्या है? एल 10। देख बेटा इधर, देख देख देख, तेरे लिए कह रहा हूं मैं, ये मैंने इधर देख, ये मैंने इसको इससे काटा। अब अगर तू 10.5 को 2 से डिवाइड करता तो वेस्ट ही करता ना अपनी मेहनत। अब सुनो, आगे सुनो, हाँ अभी बताता हूँ क्यों वेस्ट होती है, अभी वो भी बताऊंगा, चिंता मत कर। 2 से 1, 2 से 11 टाइम्स काट दिया मैंने इसको। अब सुनो इधर, देखो कैलकुलेशन को आसान करना सीखो। 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका 0 और इसका डेसिमल कट जाएगा, 105 रह जाएगा ये, क्योंकि जब अपन 10, 100 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। नहीं समझ आया? इधर देखो, 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक 0 है ना, तो ये डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल 5 के बाद लग जाएगा, तो 105 रह जाएगा ये। और अगर मैं इसको डिवाइड कराता तो फिर ये डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता, आंसर आ जाता 1.05। समझ गए? तो 10 से मल्टीप्लाई करके आपने सोचो 5.25 कर दिया। अरे 5.25 वाला लॉजिक एक बार भूल, मैं वो भी बता रहा हूँ, पहले एक बार इस लॉजिक से पूरा आंसर निकालने दो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। तो 7 से 10.5 क्यों काट रहा है? 105 को काटना ना, डेसिमल हटा के फिर काटना ना। अरे डेसिमल नंबर को, ये 10.5 डिवाइडेड बाय 7 और 105 डिवाइडेड बाय 7, ज्यादा आसानी किसमें होगी बता? उसमें होगी, इसमें नहीं होगी। डेसिमल है ना, उसमें 105 3 नंबर से डील नहीं करना पड़ेगा, 5 को भूल जाएगा तुम। तूने जब डिवाइड करना स्टार्ट किया था तो पहले नॉन डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया या डायरेक्ट पहले डेसिमल को किया फिर क्यों किया? क्योंकि वो आसान है। बुक में वो पहले क्यों आया तेरे पास? क्योंकि वो आसान है, डेसिमल नंबर को डिवाइड करना मुश्किल है, तभी तो वो सीक्वेंस में आया। ठीक है, और तेरे को करना है तो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से जो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या कहा मैंने, इतना कर लिया था सबने। देखो 11 को मैं छेड़ूंगा ही नहीं, और 10.5 इंटू 10 को मैं 105 लिख दूंगा, और अब नीचे 7 बचा है। अब मैं 7 को काटूंगा आराम से, 7 एकम 7 बचा 3, 3 और 5 35, 3 और 5 35, 7 5 जा 35। अब 11 इंटू 15 करना है आपको, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 बन जा 11 और 5 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 165
सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? अब सुनना हार्दिक, अगर मैं उसको वहां पे काट देता तो आंसर तो यही आता, आंसर तो यही आता। बट देखो क्या होता हमारे साथ, सपोज करो मैंने इसको काट के लिख दिया 5.25 लिख दिया। पहली चीज तो इसको काटने में मेहनत लगाई, ज्यादा भी नहीं, तो मैं मानता हूं 30 सेकंड तो तू लगाएगा, और तू तो 1 मिनट लगाएगा पूरा इसको डिवाइड करने, ठीक है? 1 मिनट लगाएगा, 1 मिनट वहां पे वेस्ट हुआ। अब आ गया यहाँ पे 22/7 इंटू क्या लिखेगा तू, इंटू क्या लिखेगा तू? अब 105 बड़ा नंबर है या 525 बड़ा नंबर है? 105 छोटा है, बड़ा कौन है? तो वहां तेरे को छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा था 7 को, यहाँ तेरे को 7 को बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है, पहली चीज। उसके बाद गुणा वहां पे 11 से करना पड़ रहा था या 22 से करना पड़ रहा है? डिवाइड भी बड़े नंबर से करना पड़ा, फिर जो आंसर आया उसको गुणा भी बड़े नंबर से करना पड़ा। समझ आया? आंसर तो ले आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट आंसर हम सब ला रहे हैं, सॉल्व हम सब कर रहे हैं, लेकिन कौन पहले कर रहा है ये मैटर करता है आगे आने वाली पढ़ाई में। बिकॉज वी आर गोइंग टू फेस ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, नेल बाइटिंग कॉम्पिटिशन से हमारा सामने होने वाला है आगे की सालों में। समझ गए? क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन टाइम पे करना इंपॉर्टेंट। समझ गए क्या? ठीक है, अभी क्लियर है ना? तो अब कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि डिवाइडेड बाय 2 आ जाए तो उसको सॉल्व कर, अबे फाइनल आंसर होता, क्वेश्चन खत्म ही यहाँ हो रहा होता तो मैं डिवाइडेड बाय 2 करके पक्का सॉल्व कर, लेकिन वो आगे प्रोसेस करना है मुझे, तो मैं ऐसे कैसे प्रोसेस करूँ? ठीक है, क्लियर है? चले सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, जल्दी कर। बहुत सारे तरीके बेटा, अपनी अपनी टेक्निक है। देखो मेरी एक आदत है कि डेसिमल को खत्म करता हूं, करने की कोशिश करता हूं मैं। और डेसिमल खत्म कैसे हुआ? एक डेसिमल प्लेस एक जीरो, दोनों खत्म हो गए, जीरो भी खत्म डेसिमल भी खत्म, आसान हो गया ना काम, सब खत्म। ठीक है, कर दूं डिलीट? ओके ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब टीएस से निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और क्या क्या गिवन है, सामग्री रेडी है, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। देखो क्या क्या गिवन है, वही पहले की तरह डायमीटर ऑफ द बेस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। तो स्लैंट हाइट बोले तो एल गिवन है, और डायमीटर ऑफ द बेस से आर आ जाएगा, डायमीटर से आर आ ही जाएगा। सो एल और आर गिवन है। गरिमा बताओ, गरिमा बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का क्या फॉर्मूला होता है? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? पाई। वैसे तो आपने सही बोला है बेटा, लेकिन हर फॉर्मूला का आखिरी फॉर्म याद रखनी है, इसकी एक और फॉर्म है। वेरी गुड, तो आपको फाइनल फॉर्म यूज करनी है हमेशा, पाई आर इंटू, क्यों उसका कारण सुनो। अगर आप ये वाली फॉर्म यूज करते हो, ध्यान से सुनना, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 यहां भी लगाओगे, यहां भी लगाओगे, दो जगह लगाओगे, 22/7 से अलग मल्टीप्लाई इधर करोगे, इधर करोगे, और इस वाली फॉर्म में एक बार ही लगानी पड़ेगी। तो फाइनल फॉर्म का जो फॉर्मूला, ऐसे तो फिर सबके हमारे पास मास्टर फॉर्मूला भी है, तो हम वो थोड़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली, क्योंकि उससे लेंदी होगा बेटा। मास्टर फॉर्मूला एक टेक्निक है हमारे फॉर्मूला याद रखने की, मेन फॉर्मूला याद रखने की। समझ गए? ताकि हमको मेन फॉर्मूला याद रहे, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है ना, क्लियर है? बाकी हमको फाइनल फॉर्मूला ही याद रखना है हर एक चीज का। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल हो रही है? एल और आर बस, और दोनों ही सामग्रियां हैं हमारे पास, हो सकता है। खत्म करो फटाफट। That is given that, start writing। अपने आप स्टेप्स लिखने की कोशिश करो, आप पिछले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट होंगे वैसे भी। गरिमा बैठो, पिछले क्वेश्चन के कॉपी पेस्ट होंगे वैसे भी, है ना? पहले स्लैंट हाइट लिख दूं, क्लियर कट गिवन है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन को एल मान लें क्या? कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर। मीटर में? ओके, मीटर में तो मीटर लगाओ, 24 है, स्लैंट हाइट 21 है। या तो बुक खोलो, या तो बुक खोलो, या फिर चश्मे को थोड़ा साफ करो। 21 सेंटीमीटर ही है, मीटर है मतलब।
अगर क्लियर कट बिल्कुल सॉल्व हो रहा है फिर तो काटना ही है, 2 से बिल्कुल कट रहा है तो। बाकी डेसिमल में है, देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे 10.5, इधर देखो स्क्रीन पे, और 5.25 में से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेसिमल नंबर कौन सा है? तो आप सॉल्व करके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हो ना खुद की, तो हम वहां काटेंगे जहां कॉम्प्लिकेशन कम हो रही हो, जब बढ़ रही हो वहां नहीं काटेंगे। समझ गए? अभी क्लियर है सबको? ओके, सो स्लैंट हाइट आ गया, ऑल्सो diameter of the base of the cone, that is diameter को हम d से मार्क करते हैं। कितना गिवन है डायमीटर? 24 मीटर, राइट। अब इस बार 24 से 2 डायरेक्ट कर रहा है तो इस बार काट देंगे। सो डायमीटर से अगली फुर्सत में हम क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस को क्या मार्क करेंगे हम? आर मार्क कर देंगे। क्या मार्क कर देंगे? आर इक्वल टू व्हाट? dy/2। डी कितना गिवन है? 24/, अब 24 से 2 तो काटना ही है ऑब्वियसली, 12 मीटर। तो आर आ चुका है और एल आ चुका है। लगाएं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ना। टोटल क्या सोच रहा है? फिर कहेगा कि अब रुको, ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बता अभिषेक। पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर। और सुन लो भाई, आपके पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, और वो बड़ी सीरियस इशू है। समझ गए? वो बहुत ही सीरियस बात है। नेक्स्ट एग्जाम से आपने बताया नहीं कि हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, तो फिर पापा क्यों पूछ रहे हैं कि आपने टेस्ट क्यों नहीं लिया? पापा ने मुझसे पूछा कि आपने काफी टाइम से टेस्ट नहीं लिया, इसका मतलब आप नहीं बता रहे हो कि टेस्ट हो रहा है। इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे, यही कारण है, यही कारण है ना। हर एक टेस्ट के स्पेसिफिकली आप तो साइन लेके आओगे पापा से, कितने भी मार्क्स आए। समझ गए? हाँ सबको, ठीक है। बैठो, पाई आर इंटू एल प्लस आर। सो वैल्यूज पुटअप कर दो। पाई की वैल्यू इंटू रेडियस, कितना है रेडियस? ब्रैकेट में आ जाओ। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई का साइन। आर की वैल्यू 12 प्लस स्लैंट हाइट कितनी है? 21। अब बॉटमास का रूल है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। बॉटमास रूल समझते हो ना? नहीं समझते? बॉटमास, BODMAS, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हाँ सर यहाँ पे आपने reduce कर सर मैंने 24/2 उधर सॉल्व कर दी क्या आपने 24/2? नहीं करी तो हर जगह 24/2 लिख, और कर दी तो हर जगह 12 लिख, अलग अलग नहीं। ओके चलो आओ जरा, 22/7 इंटू 12 इंटू, इसको जोड़ दूं मैं 33। ठीक है डन। अब ये कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 7 से ना तो 12 कैंसिल आउट हो सकता है, 7 से ना तो 33 कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम इस चैप्टर में आपके हमेशा रहेगी कि आपको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये एक ऐसा क्वेश्चन डाल देगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी होगी। वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, वहां पे आपको 2 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल। बोलो। हाँ, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है। 7 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं वो, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर लाना है। हाँ, 7 से डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लाना है। कितने? 2। मल्टीप्लाई कर दिया, करो करो मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करें। सो 12 3 जा 36, रिमाइंडर 3, 12 3 जा अगेन 36, 36 एंड 3 396 डिवाइडेड बाय 7।
अभी 22 से और करना है। 22 6 जा 132, रिमाइंडर का 13, 22 9 जा होता है 198, 22 9 जा 198, 198 और 13 198 और 13 211 बचे, रिमाइंडर के 21, 22 3 जा 66 एंड 21 87, सही है क्या? डिवाइडेड बाय 7। ये 22 की टेबल जिसको याद थी उसके साथ ऐसा होता रहता है, जैसा जो भी हुआ आप भी याद करो, आपके साथ भी होगा, करो याद, क्योंकि 22 की टेबल याद नहीं थी ना, तो आप फिर करो वही गधा स्टाइल में करो, या तो याद करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई गधा स्टाइल, और 22 की टेबल याद करके सॉल्व करना है, इस एडवांस स्मार्ट बच्चे की स्टाइल, स्टैंडर्ड स्टाइल। ओके ओके, चलो अब डिवाइड कर दें। सो 7 1 जा, एक हासिल का बच्चा 17 हो गया, 7 2 जा 14, 17 में से 14 गए, 3 हासिल के बच्चे, 3 और 1 31, 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, फिर 3 हासिल के बच्चे, 3 और 2 32, फिर 7 4 जा 28, 32 में से 28 गए तो 4 बच्चे, 4 के आगे 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 40, 7 5 जा 35, फिर बचा 5, 5 के आगे 0 लगाया, 50, 7 7 जा 49। अब ये पूरा नहीं सॉल्व हुआ है ना, तो आगे हम लगाएंगे अप्रॉक्स। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर तो लगा ही देंगे, बार नहीं लगाएंगे, अप्रॉक्स, सॉरी मीटर 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 स्क्वायर, हाँ अप्रोक्स, अप्रोक्स लिख दो बस, ठीक है। अप्रोक्स कब लगाएंगे? जब वो पूरा पूरा ना कटे और हमने 2 डेसिमल प्लेस पे छोड़ दिया है। अगर मान लो पूरा पूरा कटता तो फिर अप्रोक्स नहीं लगाते, ठीक है, तो भी अप्रोक्स लगाना है। राउंड ऑफ करना भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, अप्रोक्स तो लगेगा चाहे आप राउंड ऑफ करो या ना। ओके, हो गया ये। चले थर्ड पे, डिलीट करूं, क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनो भैया, ये पुरानी रीत रही है मैथ्स की कि जब बच्चा सीधी चीज सीख लेता है तो अगले पल उल्टी चीज आ जाती है। जैसे बच्चा सीधी काउंटिंग सीखा 1 से लेके 100, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि अब तो शायद मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब बचा ही क्या। तो अगले ही पल जैसे क्लास में एंटर हुआ तो मिस ने बोला कि चलो रिवर्स काउंटिंग सिखाएंगे आज, 100 99 98 97, ठीक है। तो अब तक कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे थे, अब खुद नहीं दे दिया, अब खुद ही ने दे दिया, देखो चेक करो, अब कर्व्ड सरफेस एरिया खुद ने दे दिया तो पूछेगा क्या? रेडियस, जो पहले देता था पहले रेडियस देता था, सीए से पूछता था, अभी सीए से दे दिया, रेडियस पूछ लिया, जस्ट उल्टी डायरेक्शन में चल गया ये, ठीक है, समझ आया? ओके, साथ में देखो स्लैंट हाइट जरूर दे रखी है, स्लैंट हाइट जरूर दे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो चीज क्लियर कट गिवन है वो है स्लैंट हाइट, उसको लिखेंगे, हियर इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, क्लियर कट बताओ क्या। सीएसए तो गिवन है, लेकिन सीएसए को तो आगे प्रोसेस, जो बिल्कुल क्लियर कट गिवन है जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं, स्लैंट हाइट, जो बिल्कुल जिसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसको पहले लिखो। हाँ, जो भी मैं आपको स्क्रीन पे लिखवा रहा हूं आपको हर बार लिखना पड़ेगा। क्यों, स्किल लेवल पे अगर आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स काट देंगे क्या टीचर? पर अगर आप इसको बोर्ड में नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब आप डिसाइड कर लो। हाँ, बोर्ड तो आती रहती है ना, स्कूल लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दैट इज L इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, L इक्वल टू क्या, कितना है? ये आपकी सबसे बड़ी फीडबैक है, आपका सबसे बड़ी कमी यही है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपके लिए अच्छा है, ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप शॉर्ट टर्म चीज को देख रहे हो कि अभी बस निकल जाए, अभी कल सर वर्गीस सर सुनेंगे, आज बस कैसे भी करके रट लें, कुछ भी कर लें। लॉन्ग टर्म में ये इससे कितना नुकसान है ये चीज आप नहीं समझ पा रहे।
स्कूल लेवल एग्जाम के पीछे हम हमारी बोर्ड की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही है ना। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सुन लेना, आपके ऊपर कौन नहीं चिल्लाता, औरों को भी सुनते ही हो, मम्मी भी चिल्लाती है, पापा भी चिल्लाते हैं, मैं भी चिल्लाता हूँ, तो ऐसे मान लेना कि तो डेली रूटीन है, पर अल्टीमेटली आपको बोर्ड में इसका फायदा मिल जाएगा। सुन लेना, सुनना ही तो है, बस सुनना निकालना, पर यह है कि प्रेजेंट मार तो सकते नहीं है, वैसे भी नहीं सकते ना, तभी तो कह रहा हूं फिर बच तेरा बिगड़ा क्या, उनकी एनर्जी वेस्ट हुई चिल्लाने से, बस तो फिर तू तो तेरा फायदा देखना, तेरा फायदा है जब तू प्रेजेंटेशन पूरा करेगा, आज कल परसों हमेशा जब तू प्रेजेंटेशन पूरा करेगा उसी में तेरा फायदा है। ठीक है, डन। ओके, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन गिवन, ऑल्सो दूसरी चीज क्या गिवन है, अच्छा CSA गिवन है, लेकिन CSA के अंदर इंग्रेडिएंट्स दो होते हैं, दो मसाले होते हैं उसमें, एक स्लैंट हाइट का तड़का, एक रेडियस का पेस्ट। ठीक है, अब स्लैंट हाइट तो गिवन है, स्लैंट हाइट तो गिवन है, रेडियस मिसिंग है, तो जो चीज मिसिंग है उसको अज्यूम कर लो, जैसे रेडियस मिसिंग है तो उसको अज्यूम कर लो R सेंटीमीटर, मान लो स्लैंट हाइट मिसिंग होती तो उसको अज्यूम कर लेते हैं L सेंटीमीटर, मतलब जो भी लेटर उसको मिलता है उसका अज्यूम कर लो। ठीक है, तो लिखेंगे हम लेट द रेडियस ऑफ द, रेडियस किसका होता है, बेस का होता है, क्योंकि उसने लैंग्वेज वही यूज करी है, देखो रेडियस ऑफ द बेस, उसने लैंग्वेज ऑफ द बेस वाली यूज करी, तो आप वही वाली लैंग्वेज यूज करेंगे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बी, क्या लिखवा दिए थे, ऑल्सो लिख दे, कोई बी, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बी R सेंटीमीटर, जो भी मिसिंग पार्ट है उसको R मान, जो भी उसमें से कंपोनेंट मिसिंग है, अगर स्लैंट हाइट मिसिंग होता तो उसको L मान लेता, और जो गिवन है उसको पहले लिख दो, लिख दिया। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के, और उसके अंदर उसने जो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रहा है उसको इक्वेट कर दो, वहां से मिसिंग पार्ट निकल के आ जाएगा, कैसे देखो, ऑल्सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना गिवन है बोलो, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे भी कह लो, उसके आगे गिवन जरूर लगाओ क्योंकि ये चीज गिवन है, या आपने निकाली नहीं है, उसने दी है, गिवन सामने लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं था मैंने नीचे लिखा, आप सामने लिखना, डन। यहां तक क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या, दैट इज, तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्या होता है पाई R L इक्वल टू, कितना गिवन है आपको 308, समझ में आया क्या, ये स्टेप समझ में आया। वैसे पाई R L हम निकालते हैं, वैसे पाई R L हम निकालते हैं, इस बार पाई R L गिवन है तो इक्वेट कर दो, पाई की वैल्यू रख दो, R को R ही रख दो, क्या निकालना है L की वैल्यू रख दो, देखो पाई R L और CL चार चीजें, पाई R L और CL चार चीजों में से तीन चीजें तो गिवन है, ये से गिवन है, L गिवन है, पाई की वैल्यू तुम जानते हो, अच्छा क्या है, तो इक्वेशन के अंदर अगर एक ही चीज मिसिंग हो तो उसको पता लगाया जा सकता है, हाँ अगर दो चीजें मिसिंग होती तो नहीं पता लगा सकते, एक चीज मिसिंग हो तो आप पता लगा सकते, समझ गए, चलो सो लेट्स पुट द वैल्यूज, इंप्लाइज पाई की वैल्यू डाल दूं मैं यहाँ पे, डाल दी, R तो R ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो तो मिसिंग है, वही तो पता करना है, L कितना है L 14, डन 308, यहाँ तक कोई डाउट, देखो पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप कर दी, R को R ही रखा, L को L की वैल्यू डाल दी यहाँ से 14, 308 को 308, बराबर की जगह बराबर, कोई दिक्कत, नो डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इशिका क्या नाम है, इशिका कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके नेक्स्ट देखो, लास्ट ईयर हमारी इशिता थी, अब इशिका है, इशिता थी, इशिता 9th में, हाँ अभी इशिका है इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है, ओके चलो देखो इधर आओ, अब देखो इक्वेशन सॉल्व करने का एक रूल होता है, पहले घर की लड़ाई घर में सुलझाओ,
जितनी सुलझ जाए, ठीक है, फिर दूसरे के घर में जाके सुलझाओ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये एक घर, ये दूसरा घर, अब हम चाहें तो चीजों को उधर भी लेके जा सकते हैं, पर ये कहता है पहले घर की लड़ाई घर में सुलझा दो। तो घर के घर में 7 से 14 कट रहा है ना, जो घर के घर में सुलझ रहा है इसको घर के घर में फिर जब नहीं कटे, सुलझ जाए जितना सुलझना था, फिर जैसे सपोज करो आपके घर में लड़ाई हो गई, तो पहले आप घर में सुलझाओगे, घर में भी नहीं सुलझा, घर में भी नहीं सुलझा तो बाहर के किसी आदमी को बुलाओगे कि सुलझवाओ इनका मसला जो भी चेक कराओ। पहले ऐसे तो लड़ाई होती बाहर वाले को बुला लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। फिर भी नहीं सुलझा तो फिर डंडा है, हथौड़ा है, फोड़ दो सिर एक दूसरे का। ओके चलो मुझे बुला लेना, मैं सुलझा दूंगा, ठीक है। 7 से 14, 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम कट गया ये। अब सुनो सुनो, R इक्वल टू, देखो R इक्वल टू, R को तो उधर ही रहने दो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको तो छेड़ो मत। ये 22 और ये 2 को उधर भेजना है, 22 और 2 को उधर भेजोगे। देखो आपको R की वैल्यू चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसको तो वहीं छोड़ो, इर्द गिर्द जितनी भी चीजें सबको वहां भेजो, तभी तो R की वैल्यू निकलेगी। तो इर्द गिर्द क्या बचा, एक तो 22 बचा, एक 2 बचा। इस 22 और 2 को 308 के पास भेजेंगे। अब भेजेंगे तो अभी ये R से क्या हो रहे हैं, गुणा, गुणा, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, 22 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, समझे। अच्छा डायरेक्ट 44 लिखने में क्या है डिसएडवांटेज है वो भी सुनो। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो इधर 308, 22 भी नीचे लिख दिया मैंने और 2 भी नीचे लिख दिया। अब सुनना, मैं 22 से काटूंगा या 2 से काटूंगा, आप 44 से काटोगे, ज्यादा मेहनत किसमें लगेगी, 44 से जल्दी काट सकते हो 22 की बजाय। एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, जब अपन चीजों को काटते हैं, मेरी बात सुनो इधर, जब अपन समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग करते हैं, जब अपन समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग करते हैं, तो वो समथिंग और ये समथिंग अगर खुला 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 रहता है तो काटने में आसानी होती है, और मल्टीप्लाइड रहता है तो फिर काटने में मुश्किल होती है। जैसे मैं आपको कह दूं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे ऊपर भी फैक्टराइज फॉर्म में, नीचे फैक्टर, फटाफट फैक्टर कर जाएंगे, और ये सब मल्टीप्लाइड हो, नीचे भी मल्टीप्लाइड हो, तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी ना, कर तो दोगे लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आएगी ना। तो अगर कोई चीज फैक्टराइज है और आपको काटनी है तो उसको मल्टीप्लाई क्यों करना, वैसे भी काटनी है, ठीक है। बाकी आप अगर मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 2 44 लिख दो, यानी कि आप थोड़ी सी और घर की लड़ाई घर में सुलझा रहे हो। पहले आप 22 को 2 से 44 घर के घर में मल्टीप्लाई कर रहे हो और अकेला 44 लेके जा रहे हो वहां पे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते, हाँ ठीक है। चलो तो 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2, देखो 2 से काटूंगा सबसे पहले मैं, 2 1 जा 2, एक बचा, एक और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 8 2 4। अब 22 7 जा 154, डायरेक्ट याद करो, मजे में रहो, याद करो 22 की टेबल, 22 1 जा, 22 2 जा, 23 3 जा, 22 4 जा, अब आगे फुस हो जाएगी, 22 5 जा, 22 6 जा, 132, 22 7 जा, आ रहा है, 22 8 जा, ऐसे नहीं, ये तो मन में तू कैलकुलेट कर रहा है, फिर इससे अच्छे तो तू कैलकुलेट डायरेक्ट याद होना चाहिए। 22 7 जा बताया ना, 22 7 जा तो हो गया, 22 8 जा 186 76, 22 9 जा 198 और 22 10 जा 220, ठीक है। बाकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में 22 की टेबल याद कर लो, क्योंकि 22/7 हमेशा आएगा, तो याद होगा तो जल्दी कैलकुलेट कर लोगे, ओके। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो लिखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम, हाँ इसका तो लिखो, जिसका आ गया उसका तो लिखो। सो रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस, वो 7 सेंटीमीटर या नीचे लिखना है ना, 7 रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, जिसे हमने शुरू में आर अज्यूम किया, वो आज की तारीख में आर की वैल्यू निकल चुकी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका टोटल सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया of the cone, of the cone equal to, tell me the formula,
पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, सो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर कल तक क्लियर नहीं था लेकिन अभी क्लियर हो गया आर। भाई जो आपने देखो, हमेशा याद रखना जब भी 2 या 3 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में, तो आपने एक पार्ट में जो आंसर निकाला है उसको आप दूसरे पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने उधर रेडियस निकाल लिया ना, तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर वो तो उस पार्ट का रेडियस था ना, इसका अलग होगा, नहीं होगा, उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। सो आर आप इस्तेमाल करेंगे, देन इनटू भी लगा दो, एल कितना है 14 प्लस 7, तो देखो 22/7, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, हाँ 7 7 काट देंगे, 14 और 7 21, 7 से 7 खत्म, 21 2 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलेगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलेगा, रेडियस और डायमीटर हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में निकलेगी। ओके, प्रूफ तो करना ही नहीं था, कुछ करना था, कुछ प्रूफ। तूने कहा था मैं टॉप 2 में रहूंगा, कौन सी रैंक है तेरी पिछली? अच्छा, तो अब उसके बाद जो बोर्ड पे रिजल्ट लगा हुआ है, पता है तेरे को तू नहीं है इसलिए, तेरे को पता है तू टॉप 2 में नहीं है इसलिए नहीं देखा तू, और मैंने ग्रुप में भी भेजा है, तो वहां से तो सबने देखा होगा। तो कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। अब अगले में लाएगा टॉप 2 में। चलो डन, काफी आज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।